साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से और मध्य प्रदेश के अन्य जो भी जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उन सभी के पाठ्यक्रम में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा ई गवर्नेंस क्या है। ठीक, देखिए ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, यही ई गवर्नेंस है। ठीक, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे की और समय की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। ठीक है, ऑनलाइन तो अप्लाई कर दे और ऑनलाइन ही उसको वो जो रिजल्ट उसको चाहिए है ना, डिजायर्ड, तो डिजायर्ड सर्विस वो उसको मिल जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, चलिए देखिए, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक, NIC की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। इस दिशा में अभी शुरुआत ही हुई है तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी और देश के विकास में योगदान मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है? ये ई शासन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन कहते हैं इसको, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए साथियों, सब उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, देखिए ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की है। तो चारों की एक अलग प्रणाली तथा कार्य श्रृंखला होती है। ठीक, जिसके तहत वह कार्य करती है। इसमें एक पूरा सिस्टम बना होता है जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए मदद करता है। उसके प्रकार कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पहला है G2G। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक, G2G यानी सरकार से सरकार। जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है, सरकार की परिधि में होता है तो इसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सरकार से सरकार, जैसे केंद्र और राज्य की सरकार, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन करेंगी तो वो G2G हो जाएगा। ठीक है, G2G ई गवर्नेंस। चलिए
देखिए आगे देखते हैं G2C, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस। तो G2C यानी सरकार से नागरिक, ठीक। यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये क्या है, G2C, ठीक, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये अगला है थर्ड, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B यानी सरकार से व्यवसाय। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। कुल मिला के ये है कि G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना, जो बिजनेस कंपनियां हैं उनसे गवर्नमेंट इंटरेक्शन करेगी तो उसे हम G2B कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू ई, है ना, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। तो G2E यानी सरकार से कर्मचारी। किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता होती है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेज़ी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई यानी कि हर सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर हर एम्प्लॉय का अपना एक कोड होता है, ठीक है। उसके अंदर वह लॉगिन करेगा और उसके बाद उसके सर्विसिंग जो भी उसके अपने कार्य होते हैं वो करता है। उसके बाद गवर्नमेंट का कोई काम है या गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देती है या कोई भी पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय को, तो वो उसके लॉगिन में और उस तरह से, है ना, ये चीज़ है। तो इसे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विस ई गवर्नेंस के अंदर कहेंगे, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्यों की। देखिए सबसे पहले आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक। कुल मिला के अकाउंट खोलना, अकाउंट के अंदर की सारी जानकारी प्राप्त करना, पैसों को या इस अकाउंट से उस अकाउंट में भेजना, है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी आप कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे बैंक के अंदर काम रहते हैं, वो सभी आप लगभग सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। GST से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक है। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, DTH आदि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आपको बिजली का जमा करना है बिल तो उसमें लाइन में लगते थे पहले, अब ऐसा कुछ नहीं है। आराम से अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी तरह से आप ऑनलाइन ये सब कार्य कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, जाति, है ना, आदि का सत्यापन, ये सभी आप कार्य कर सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के भी सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य, यही और ये तो मुख्य कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे फूड ऑर्डर करना है, ठीक है, लेकिन फूड ऑर्डर ये ई गवर्नेंस के अंदर नहीं आएगा, ये जो है अलग है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन आप आजकल बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ई गवर्नेंस के चरण, है ना, फेजेस की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न शोध अध्ययनों में यह स्पष्ट है कि ई गवर्नेंस मौलिक रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों की नेटवर्किंग के विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 4 चरणों में हुई है। सबसे पहले कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन। पहले चरण में व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है नेटवर्किंग। देखिए इस चरण में कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया।
ठीक है। यानी पहले क्या, हर डिपार्टमेंट को कंप्यूटर दिया गया, उसके बाद फिर भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जोड़े गए, ठीक। इसके बाद तीसरा फेज आया, ठीक, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन प्रेजेंस। तीसरे चरण में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ वेब पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया। आमतौर पर इन वेब पृष्ठों वेबसाइटों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रशासन, संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती थी, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई गई हैं उन सब का रखरखाव, ठीक है, उनके अपने कॉन्टैक्ट्स और अन्य जो जानकारियां हैं वो सभी उस पर रहती थी, ठीक। इसके बाद है ऑनलाइन अंतर क्रियाशीलता, है ना, ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। ऑनलाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खोला जाना था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेरेंस के दायरे को कम करना था। मतलब ये है कि जो भी है ना, जो भी जिन सरकारी संस्थानों में जो है कोई कार्य है तो उसके लिए एक फॉर्म बनाया गया, ठीक, उसको डाउनलोड करने की व्यवस्था बनाई गई और फिर उसके साथ उसको दोबारा से अपलोड करके फिर जो भी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम करना, है ना। यानी कि जिस संस्था में हम कोई कार्य चाहते हैं वो संस्था हमें उस पर्टिकुलर काम के लिए व्यक्तिगत यानी पर्सनली इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, तो हम कह रहे थे इसलिए ई गवर्नेंस भारत के लिए एक उत्कृष्ट अवसर देता है ताकि शासन की गुणवत्ता में मौलिक सुधार हो सके और इस तरह न केवल सेवा वितरण के लिए बल्कि नीतियों और सरकार के प्रदर्शन पर नागरिकों की राय प्राप्त करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच दो तरफा संचार की अनुमति दें, ठीक। दो तरफा संचार ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। सिंगल यानी वन वे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहिष्कृत समूहों तक अधिक पहुंच प्रदान करें, ठीक है। समाज के जो वंचित समूह हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके जिनके पास सरकार के साथ बातचीत करने और इसकी सेवाओं तथा योजनाओं से लाभ उठाने के अवसर कम हैं। समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करें। आबादी के ग्रामीण और पारंपरिक रूप से हाशिए के क्षेत्रों को सक्षम करने के लिए अपने स्वयं के पड़ोस में सेवाओं के लिए तेजी से और सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करें, ठीक। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि फास्ट एंड, है ना, कंफर्टेबल सर्विस, ये है मामला। तो ई गवर्नेंस का अपना ये एक फायदा है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के लाभ। देखिए, ई गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईसीटी बोला जाता है, के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है, ठीक। ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाता है। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है। आईसीटी के उपयोग के माध्यम से, ठीक है, शासन को व्यापक व्यापार प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित करने से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ने कठिन चीज़ें सरल हो जाती हैं, संरचनाओं में सरलीकरण, ठीक है, और विधियों और नियमों में बदलाव होगा। ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए बेहद लाभप्रद है क्योंकि आईसीटी का, ये देखिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का तेज़ी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ठीक। देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संदर्भ में ई गवर्नेंस, ठीक है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में ई गवर्नेंस पहले शुरू की गई हैं। देखिए, वर्ष 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना
दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर ऐसी सेवाएं प्रदान करना। ठीक, ये NEGP, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई है? 2006 में। ठीक है, चलिए देखिए, NEGP की बात कर रहे थे तो NEGP ने कई ई गवर्नेंस पहलों को सक्षम किया है। देखिए, जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, ठीक, MyGov.in, नए ज़माने के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है ये। डिजिटल लॉकर, पेगॉव, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, ठीक, ये सभी जो है जो ऑनलाइन ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं। MyGov.in क्या है? एक राष्ट्रीय नागरिक जुड़ाव मंच है जहां लोग विचारों को साझा कर सकते हैं, ठीक, और नीति और शासन के मामलों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस पर आप अपना है ना अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर योजना है उसके बारे में लिख सकते हैं। पेगॉव क्या है? सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई गवर्नेंस के संबंध में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कंप्यूटर साक्षरता की कमी। भारत एक विकासशील देश है और अधिकांश नागरिकों में कंप्यूटर साक्षरता का अभाव है, जो ई गवर्नेंस की प्रभावशीलता में बाधा डालता है। ठीक बात है, बहुत लोगों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। पहुंच की कमी अगर हम बात करें तो देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट या यहाँ तक कि कंप्यूटर पहुंच है ना कंप्यूटर तक पहुंच की भारी कमी ई गवर्नेंस के लिए चुनौतीपूर्ण है। अभी भी हम बात कर रहे थे, इंटरनेट और कंप्यूटर ऐसी चीज़ें को लोग जानते समझते भी नहीं हैं। मानव संपर्क का नुकसान। देखिए, मानव संपर्क का नुकसान है, ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप मानव से मानव के बीच संपर्क में कमी आती है। जैसे जैसे प्रणाली अधिक यंत्रीकृत होती जाती है, मशीन है ना मशीन, लोगों के बीच अंतःक्रिया कम हो जाती है। ये बात सही है, जहाँ मशीन ज़्यादा यूज होगी वहाँ पर इंटरेक्शन लोगों के बीच आपस में कम हो जाएगा। डेटा चोरी का जोखिम। देखिए, यह व्यक्तिगत डेटा की चोरी और रिसाव के जोखिम को जन्म देता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऐप पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो चीज़ हैक की जा सकती है, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है। लचर प्रशासन की बात करें तो ई गवर्नेंस एक ढीले और लचर प्रशासन को बढ़ावा देता है। सेवा प्रदाता आसानी से सर्वर डाउन, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहाने है ना दे सकता है। तो ये अपने आप में चुनौतियां हैं। चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज ई गवर्नेंस। तो हमने कहा था ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू ब्रिंग आउट स्मार्ट, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ठीक है, कुल मिला के ई गवर्नेंस क्या है? स्मार्ट, ये है इसका अपना उन्होंने फुल फॉर्म दिया है बना करके कि एस फॉर स्मार्ट और एम फॉर मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ये है ई गवर्नेंस एक्चुअली। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अब हम कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, MCQ। देखिए, सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन है, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? ठीक, खनन उद्योग, छात्र, आयकरदाता, किसान। तो देखिए, ये जो ई रकम पोर्टल है ये जो है किसानों के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा किसान। देखिए, ई रकम पोर्टल क्या है एक्चुअली? देखिए, ई रकम, तो यहाँ ई रकम से मतलब क्या है? देखिए, ई रकम से मतलब है राष्ट्रीय किसान। ठीक है, राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, ये है। ठीक है, ई रकम। तो ये क्या है? अब देखिए, किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ये ई रकम पोर्टल प्रारंभ किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने, ये समझने वाली बात है। इसके बाद देखिए, यह राज्य द्वारा संचालित नीलामीकर्ता और MSTC बोलते हैं और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की शाखा CRWC द्वारा एक संयुक्त पहल है। CRWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ठीक, कॉरपोरेशन की।
ठीक है, चलिए इसमें क्या है, ई रकम का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों, है ना, किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उनके बैंक खातों में, है ना, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी सहायता है वो भुगतान उसके अकाउंट में डायरेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ है ई रकम पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सारथी, है ना, इज़ द वेब पोर्टल ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सारथी इज़ द वेब पोर्टल ऑफ। अब देखिए यहाँ पूछा गया है आपसे, देखिए तो यहाँ कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारथी जो वेब पोर्टल है ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, सारथी जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, सारथी परिवहन सेवा। अब जैसे क्या है, इसमें क्या होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, ट्रांसफ़र ओनरशिप, ठीक है, फॉर्म, ये सभी इस पर उपलब्ध हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो ये सारथी पोर्टल है, ठीक, इसमें सभी जो काम हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनना है, या फिर जो है ना, लर्निंग लाइसेंस बनाना है, और जो भी जैसे, ठीक है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, कुछ उसमें डिटेल में चेंज करना है, तो वो सब काम इस पर किए जा सकते हैं सारथी पोर्टल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर MHRD, ठीक है, MHRD की निम्नलिखित में से कौन सी ICT पहल संस्थानों या विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए MHRD जो है ना, एक्चुअली अब MHRD नहीं रहा है, पहले ही MHRD हुआ करता था। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करता था, तो अब ये जो है बदल गया है, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो ई गवर्नेंस से संबंधित है वो क्या है, समर्थ। ठीक है, तो अब समर्थ की बात करेंगे हम। देखिए ये आंसर है 14 मई 2020 को, है ना, 14 मई 2020 को। ठीक, HRD मिनिस्ट्री ने, यानी कि तत्कालीन उसका समय यही था, सूचना प्रौद्योगिकी योजना, ठीक है, में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ, ठीक, ERP, इसे ERP, एक ERP है। अब ERP क्या होता है, देखिए एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, होता है, विकसित किया था। अब इसका क्या उद्देश्य है, समर्थ का उद्देश्य क्या है, सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चलिए इसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें विद्वान के बारे में, जो यहाँ पर विद्वान पॉइंट है ये क्या है। तो ये विद्वान क्या है, ई लर्निंग पोर्टल है। ठीक है, और इसमें जो है हम विद्वान की बात कर रहे हैं, तो देखें तो ई लर्निंग पोर्टल है जो विशेष रूप से शोध छात्रों, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर की बात कर रहे हैं, शोध छात्रों, विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स, ठीक है, शैक्षिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के लिए बनाया गया है। ठीक, यह एक उपयोगी डेटाबेस तैयार करता है जो विशेषज्ञों से लेकर साथियों, भावी सहयोगियों, वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों, ठीक है, इन सब के लिए अपने आप में एक सहायक सिद्ध होगा, देश के अनुसंधान विद्वानों को जानकारी प्रदान करें। ठीक, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हम अगला है इरिंस, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए तो इरिंस की अगर बात करें तो ये क्या है, देखिए इरिंस जो है वो सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा विकसित वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रबंधन है। ठीक, RIM ये सेवा है। ठीक, रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेवा है। ठीक है, यह पोर्टल शैक्षिक R&D संगठनों और संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों को एकत्र करने,
सहायता प्रदान करने और विद्वानों की संचार गतिविधियों को दिखाने, ठीक है, इन सभी चीज़ों को एक आवश्यक मंच देता है, ऑनलाइन मंच देता है। ठीक है, तो इरिन्स भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए मुक्त सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में उपलब्ध है। इसके बाद अगला है यहाँ पे स्वयं। देखिए स्वयं, ये पोर्टल क्या है? तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत है ना, जैसे पहुंच, एक तो है पहुंच, ठीक है, दूसरा क्या है? न्यायपरस्ता, ठीक है, न्याय, तीसरा क्या है? गुणवत्ता। ठीक है, इन 3 जो सिद्धांत हैं हमारे किस चीज़ के? शिक्षा नीति के। ठीक, उनके लिए उनको प्राप्त, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो स्वयं पर प्रदान किए गए पाठ्यक्रम 4 भागों में हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर और विशेष रूप से तैयार की गई पाठन सामग्री, जैसे डाउनलोड किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। परीक्षण और क्विज के माध्यम से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन चर्चा मंच भी है जिससे आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्वयं एक अच्छा पोर्टल है। ठीक है, तो ये चारों हो गए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि NMEICT का पूरा रूप क्या है? ठीक, ये प्रश्न है। देख लीजिए, यहाँ पर विकल्प है। पहला विकल्प है, देखेंगे एक करके देख लेंगे। देखिए पहला विकल्प है नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा है नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और चौथा है नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है NMEICT का पूरा रूप क्या है? सेकंड, देखिए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका पूरा रूप है। ठीक, चलिए तो हम आगे देखेंगे इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है, ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से किए गए कार्य की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में कौन सा पंचायत एंटरप्राइजेस सूट PES अनुप्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कौन सा ऐप है? इसके लिए ऐप की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐप है ये जिससे कि आप है ना भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रख सकते हैं ग्राम पंचायतों के लिए। तो देखिए ये क्या है? ये है आपका एक्शन सॉफ्ट। ठीक है, एक्शन सॉफ्ट। अब ये एक्शन सॉफ्ट क्या है? देखिए ये ऐसा एप्लीकेशन है जो ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से शुरू किए गए कार्य की भौतिक और वित्तीय स्थिति को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा प्लान प्लस देख लेंगे क्या है। तो प्लान प्लस क्या है? एक्चुअली प्लान प्लस विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को रहस्यमय बनाने और मजबूत करने के लिए, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के मार्गदर्शन और निर्देश के तहत NIC द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, NIC ने इसे डिज़ाइन किया है। ठीक, चलिए सर्विस प्लस क्या है? देखिए सर्विस प्लस पंचायती राज मंत्रालय ने E-गवर्नेंस की पहल को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए, ठीक है, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में E-गवर्नेंस शुरू करने और उससे मजबूत करने, ठीक, PRI की संबद्ध क्षमताओं का निर्माण करने के उद्देश्य से E-पंचायत मिशन मोड योजना शुरू की है। ठीक, और इसके बाद जो आपका ये, ठीक है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देश का ये क्या है? तो ये जो है, जो विभिन्न परिसंपत्तियों के भंडार हैं, है ना, उन सब के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, डायरेक्टरी बनाई गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ, देखिए क्वेश्चन यह है कि E-कॉमर्स में किसका खरीदना और बेचना शामिल है? ठीक है, देखिए E-कॉमर्स में, तो E-कॉमर्स में क्या अंतर्राष्ट्रीय सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर से संबंधित उत्पाद या इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाएं,
देखिए, ई कॉमर्स में इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाएं खरीदना और बेचना शामिल हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ई व्यवसायिक गतिविधियां जैसे ऑनलाइन बिक्री को उपभोक्ताओं या अन्य व्यवसायों पर निर्देशित किया जाता है। कैसे होता है बी टू सी और बी टू बी? ठीक है, ये कैसे होता है एक्चुअली, बी टू बी और बी टू सी। ठीक, ये क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस, ये दो तरह से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? देखिए, तो देखिए, कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? प्रश्न ये था, नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रदान करना, ठीक है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, ई कॉमर्स अनुप्रयोगों में लोगों का विश्वास बनाना। तो यहाँ क्या है, देखिए, ई गवर्नेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना, ये यहाँ पर उपयुक्त विवरण होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, हमने बात की थी शुरुआत में ही कि जो ई गवर्नेंस में क्या होता है, शासन में विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। कैसे करता है, तो हमने दिया था G2G के द्वारा, G2C के द्वारा, G2E के द्वारा, ठीक, और G2B के द्वारा। ये चार तरह से हमने पढ़ा था। ठीक, ये सरकार, ये नागरिक, ये कर्मचारी और ये बिजनेस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से संबंधित है? देखिए, कौन सा संबंधित है, परम शिवाय। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक, अब देखिए, परम शिवाय क्या है, ये भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से संबंधित है। ठीक, सुपर कंप्यूटिंग मिशन का मतलब क्या है, देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक, NSM। अब देखिए, तो परम शिवाय ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो IIT BHU में, है ना, IIT BHU में स्थापित किया गया था। ठीक, में स्थापित। तो इसके बाद फिर से जो है IIT खड़गपुर, है ना, और IISER पुणे में परम शक्ति और परम ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि किसी की शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? देखिए, साइबर बेटिंग, वेब द्वेष, वेब क्रोध या साइबर दुर्व्यवहार। तो देखिए, ये प्रक्रिया जो है ना, इस साइबर बेटिंग कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, साइबर बेटिंग क्या है कि जो किसी के नियोक्ता, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों आदि के बारे में बुरा भला कहने का काम है। ठीक, इसका उद्देश्य स्टीम को बंद करने, वेबसाइट का उपयोग करने और सभी को देखने के लिए एक ऐसी टिप्पणियों को सार्वजनिक करना है। मतलब कहने का मतलब ऑनलाइन अभद्र भाषा। ठीक, ऑनलाइन अभद्र भाषा। ठीक, एक प्रकार का भाषण है जो किसी व्यक्ति या समूह पर उनकी जाति, धर्म, जाति मूल, यौन अभिविन्यास, है ना, विकलांगता या लिंग के आधार पर हमला करने के उद्देश्य से ऑनलाइन होता है। ठीक, ये जो है ना, एक तरीके से साइबर दुरुपयोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके, ठीक, धमकाने या उत्पीड़न का एक तरीका है। तो ये है, आमतौर पर एक किशोर इंटरनेट पर और अन्य डिजिटल स्थानों पर, विशेष रूप से सोशल मीडिया साइटों पर एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो ये चीज़ है ना, तो इसको साइबर बेटिंग कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए, IT अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000 में साइबर आतंकवाद के लिए कौन सी धारा में सजा का प्रावधान है? तो ये 66F में ये है प्रावधान। ठीक है, देखिए, तो आईटी एक्ट 2000 में, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को ये, ठीक है, ये पास किया गया था। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक, पास किया गया। और उसके बाद फिर तो हमने ये भी यहाँ बात कर ली, 66F में सजा का प्रावधान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसे ई शासन के नाम से हम जानते हैं। ई शासन यानी ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस। देखिए, ई ट्रेड है, ये नहीं होगा। ई प्रशासन, ई एडमिनिस्ट्रेशन। ई विपणन यानी कि ई, ये जो है ये खरीदना बेचना, इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोर्टल में, देखिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची शामिल है? ठीक है, तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची कहाँ कहाँ शामिल है? देखिए, एक तो ये swayam.gov.in, ठीक है, swayam.gov.in यहाँ है, और एक आपकी NPTEL में है। ठीक है, इन दोनों जगहों पर क्या है? ऑनलाइन सिलेबस कोर्स, एक्चुअली ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आंसर क्या है? बी और डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ई शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कह रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं समान पारदर्शिता ई शासन का एक ICT समर्थित लाभ है। ई शासन का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों के ICT क्रियान्वयन से संबंधित है। ठीक है, सामूहिक सेवा केंद्र CSC ई शासन संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने के और उनके प्रयोग से सहायक है। देखिए, तो ये जो है ये वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएंगे बी और सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहे हैं कौन से ई शासन प्रणाली के लाभ हैं? देखिए, सरलता, दक्षता, जवाबदेही, बिल्कुल सही। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा, बिल्कुल सही। सूचना तक बेहतर पहुंच, ये भी सही है। शासन तक विस्तारित पहुंच, ये भी सही। तो चारों आंसर सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ई शासन प्रणाली के लाभ ये चारों हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा UPI पर आधारित है? देखिए, NPCI बोलते हैं, NPCI। ठीक, इन्होंने UPI के बेस पर एक बनाया है एप्लीकेशन, उसको हम कहते हैं भीम। ठीक है, अब देखिए भीम क्या है। तो भीम जो है भारत, ठीक है, भारत, ठीक है, भीम क्या था हमने बताया अभी, भारत, ठीक है, इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, फॉर मनी ये है। तो ये जो है ना, डेवलप किया गया है, किस लिए? पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए NPCI ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों और इस तक न पहुंचने वालों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो है इसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा
सुशासन और ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है, जो एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं और निर्भर हैं। ठीक है, तो ये जागरूकता का मामला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेटा होस्टिंग अनुप्रयोगों, नेटवर्क कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण के लिए ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के गठन में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के पहलू निम्नलिखित हैं। देखिए ये क्या है, ये हैं एसडीसी, स्वान और एनआईएसजी। ठीक है, देखिए एसडीसी क्या है, राज्य डेटा केंद्र है ना, और स्वान क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और इसके बाद जो है एनआईएसजी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मानकीकरण संगठन नहीं है। देखिए तो ये जो है आईएसआई नहीं है। ठीक है,